आ गए सभी? ठीक है, अपन को राइट टू इक्वलिटी पढ़ना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 14 से 18। 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के आगे सब समान है, विधि किसी से भेदभाव नहीं करेगी। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने सरकार ऐसी विधि बनाएगी जो इक्वल प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हो, यानी जिस कैटेगरी के लिए जैसी विधि जरूरी है वो वैसी बनाएगी। एक विधि बना के सब पे बराबर तरीके से इम्पोज नहीं करेगी। फिर दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। बच्चों के लिए किया जा सकता है, महिलाओं के लिए किया जा सकता है, SC ST और OBC के लिए किया जा सकता है, और 103 में संविधान संशोधन EWS के लिए भी किया जा सकता है। फिर आज स्टार्ट करना है अपन को 60। इक्वलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली, डिस्ट्रीब्यूशन। अनुच्छेद 16, राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ नागरिकों को मिला है, ये विदेशियों को नहीं मिला। क्या मतलब है इसका? लोक नियोजन माने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकार द्वारा जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है या जो भी जॉब निकाली जाती है उसको बोला जाता है लोक नियोजन। सिर्फ स्पेशली इसमें बात की गई है सरकारी जॉब की, है ना। प्राइवेट प्लेयर को कोई निर्देश नहीं दिए गए। राज्य जितनी भी सरकारी नौकरी निकालेगा उसमें सबको समान अवसर देगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और किन किन ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं करेगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई है, सिर्फ रेसिडेंस, निवास स्थान। ये 5 ग्राउंड तो 15 में भी थे ना, सिर्फ इसमें एक क्या जुड़ गया है? निवास स्थान। तो यहां तक लिख लो पहले तो। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? समान अवसर उपलब्ध कराएगा। 16 का इसी का दूसरा अर्थ बयां करता है, माने भेदभाव नहीं करेगा। तो लिखना राज्य लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बाय स्टेट। और राज्य माने संसद, केंद्र सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज और ऐसी सारी बॉडीज जिन पर किसका कंट्रोल है? स्टेट का। किन किन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये लिख लो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान। सरकार जितनी भी जॉब निकालेगी उसमें महिला और पुरुष को समान ट्रीट करेगी। दूसरा, हर एक धर्म को समान ट्रीट करेगी। मूलवंश यानी प्रत्येक प्रजाति को समान ट्रीट करेगी। जन्म स्थान, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो उससे भेदभाव नहीं करेगी। और निवास स्थान, वो कहीं भी रहता हो उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। क्या UPSC में तमिलनाडु वाले फॉर्म नहीं भर सकते? भर सकते। क्या UPSC में असम वाले फॉर्म नहीं भर सकते? भर सकते, है ना। तो इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगेन घूम फिर के बात कहाँ आ जाती है? समता पर। अगर किसी कम्युनिटी को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना है तो सरकार फिर इन बेसिस पे क्या कर सकती है? डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। और हम देखते हैं कि जब भी कोई वैकेंसी आती है उसमें महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है। तो फिर क्या कर दिया? ये लिंग बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है ना। और इस डिस्क्रिमिनेशन को करने की परमिशन कौन देता है? संविधान। क्योंकि संविधान हमारे इक्वलिटी की वकालत नहीं करता, किसकी करता है? इक्विटी की। यहां तक ठीक है? यहां तक लिख लिया? ठीक है। अब लेकिन तुमने देखा होगा, स्टेट अगर कोई वैकेंसी निकालता है, स्टेट माने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कलकत्ता वगैरह, वो ये शर्त रख सकते हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही फॉर्म भरेंगे। देखा होगा। माने किस बेसिस पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया? निवास बेसिस पे। तो ये आर्टिकल 16 का 3 ये इस बात को अलाउ करता है कि स्टेट में डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ रेसिडेंट।
माने राज्य निवास स्थान के आधार पे लोगों को वर्गीकृत कर सकता है। सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही फॉर्म भरेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भरेंगे। तो एक वर्ग में कौन से लोग आ गए? मध्य प्रदेश के, और दूसरे वर्ग में उत्तर प्रदेश के। तो संविधान का आर्टिकल 16 का 3, 16 का क्या है? एक्सेप्शन है। 16 बोलता है भेदभाव नहीं करेंगे और 3 भेदभाव करने की परमिशन देता है। तो अब जो 3 से चालू होंगे वो सारे एक्सेप्शन वाले क्लॉज हैं। तो लिख लो आर्टिकल 16 का 3 क्या कहता है? राज्य निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है ना। स्टेट में डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इतनी बात क्लियर है? लेकिन हमने देखा है कि राज्य कुछ सीटें किसके लिए रिजर्व करके रखता है? ओबीसी के लिए कुछ सीटें, एससी एसटी के लिए, और कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए। 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है ना। तो ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। तो लिख लो ये एक्सेप्शन। लेकिन राज्य एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समुदाय के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस। और वही विशेष उपबंध क्या है? रिजर्वेशन। उस सीट पे सिर्फ उस कम्युनिटी के लोग ही आएंगे। तो राज्य ने अल्टीमेट क्या कर दिया? भेदभाव कर दिया ना। तो ये सारे क्या होगा इसके? एक्सेप्शन। ये अभी आगे आएंगे आर्टिकल में। अभी सिर्फ ये लिख लो कि किस किस समुदाय के साथ भेदभाव कर सकता है स्टेट। तो कौन कौन से समुदाय? एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये जो स्पेशल प्रोविजन करने का प्रोविजन है वो आर्टिकल 16 का क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है ना। और जितने भी अपवाद हैं उन अपवाद होने का क्या कारण है? क्योंकि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। तो स्टेट कंडीशन के हिसाब से एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ स्पेशल बिहेवियर कर सकता है। वही स्पेशल बिहेवियर क्या है? आरक्षण। आगे बढ़ाओ। अभी लिखा नहीं? ठीक है, लिख लो। पीछे करो, अभी लिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 16 के कौन कौन से अपवाद हैं। तो पहला लिखना, 3 तक तो लिख चुके हैं अपन है ना। 16 का 3 क्या कहता था? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस भेदभाव किया जा सकता है। 4 ये कहता है कि ओबीसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन, ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण। तो ओबीसी कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन है? 27% केंद्र में है ना। राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कर रखा है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में अभी तक कितना था? 14% था, लेकिन उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया? 27%। ठीक है, फिर 16(4) का ए क्या कहता है? एससी एसटी को प्रमोशन यानी प्रोन्नति में आरक्षण। तो लिखना एससी और एसटी समुदाय को प्रोन्नति में आरक्षण। ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो लिखना 77वां संविधान संशोधन। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? 1995 से।
लेकिन याद रखना प्रमोशन में रिजर्वेशन सिर्फ SC ST को है ना, OBC को नहीं है। OBC को सिर्फ पहली बार ही रिजर्वेशन मिलता है, फिर जब वो जॉब में आ जाता है फिर उसको अपने काम बेसिस पे ही प्रमोशन मिलता है, जाति बेसिस पे नहीं मिलता। हाँ, तो ये सही तरीका है, फेयर तरीका है। लेकिन SC ST वालों को इस बेसिस पे ना देके उनके समुदाय बेसिस पे भी प्रमोट किया जा रहा है। अभी बताएंगे क्यों गलत है। गलत तो भेदभाव भी है ना, गलत करना तो भेदभाव करना भी है। पहले वो गलत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये गलत, तो उसी को खत्म करने के लिए ये सब अभी बताएंगे आखिरी में। पहले अपन सिलेबस का करने, फिर आ जाओ 4 के बी में। तो 4 का बी ये कहता है, 4 के बी में लिख लेना बैकलॉग पोस्ट पर भर्ती। बैक लॉग पोस्ट पर भर्ती। इसी को बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल। यानी जो सीटों पर भर्ती नहीं हो पाई है उनको नेक्स्ट वैकेंसी में फॉरवर्ड कर दिए जाए। क्या मतलब है इसका, इससे समझते हैं। ठीक, अगर मान लो 100 वैकेंसी निकलती है तो ST वालों की कितनी सीट हो गई, 7, SC वालों की 15, OBC वालों की 27, EWS वालों की 10, कितनी बची 27 और 7 34 और 15 49 59 और कितनी बची 41। ये सीटों का वितरण है। ठीक, 41 सीट अनरिजर्व के लिए, 10 सीट EWS के लिए, OBC के लिए 27, SC के लिए 15 और ST के लिए 7, इन पे भर्ती की गई। लेकिन पाया गया कि SC और ST की पूरी सीट ही नहीं फिल हो पाई, माने 3 सीटें कैसी रह गई, खाली रह गई। तो जब अगली बार नई वैकेंसी निकलेगी वो 3 सीट किस कैटेगरी में जोड़ दी जाएंगी, ST वालों में। तो अपन ने मान लिया अगली बार भी 100 पोस्ट निकली, तो 100 पोस्ट में पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो गया, लेकिन जो पिछली बार की 3 सीट बची है वो भी प्लस हो जाएंगी। यानी उनको ये नहीं माना जाएगा कि वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जिस कैटेगरी की सीट भरने से बच गई है वो नेक्स्ट टाइम उसी कैटेगरी में शामिल होगी। इसलिए अपन कभी कभी देखते हैं कि SC ST या OBC की सीट जो है वो अनरिजर्व से ज्यादा आ जाती है। क्यों ज्यादा आ जाती है, क्योंकि पिछली बार की जो सीटें बढ़ गई हैं वो नेक्स्ट बार क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। ये सिर्फ SC ST और OBC के लिए ही है ना। आप समझ गए, बैकलॉग माने पिछली जो भर्ती बच गई है वो आगे वाली भर्ती में जुड़ जाएंगी। ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 81वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्यों किया गया ये प्रोविजन, ये प्रोविजन क्यों किया गया, इसलिए किया गया, देखा गया कि SC ST वाले प्रारंभ में इतने सक्षम भी नहीं है कि वो रिजर्वेशन होने के बाद भी अपनी सीट ले पाए। तो अगर उनकी सीट बच गई है और अगली बार वापस अनरिजर्व में जुड़ गई तो ये तो उनके साथ अन्याय हो गया ना। माने वो ऑलरेडी इतने पीछे है कि रिजर्वेशन के बाद भी हासिल नहीं कर पा रहे, और हर बार उनकी जो सीट बच रही है वो आप UR वाले को दे रहे हो, तो उनके साथ तो अन्याय पे अन्याय होता जाएगा। तो वो सीट उनके लिए क्या करी गई, रिजर्व करी गई। अब तुम समझ सकते हो कि रिजर्वेशन के बावजूद वो अपनी सीट नहीं ले पा रहे, तो वो फेयर कंपटीशन में अपनी सीट ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे ना, ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन। फिर आ जाओ 4 के 5 पे। तो 4 का 5 ये कहता है कि धार्मिक भर्ती में धर्म आधार पर भेदभाव की अनुमति। 16 तो ये कहता है कि धर्म बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये तो धर्म बेसिस पे भेदभाव करने की परमिशन दे रहा है कौन, 16 का 5। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्शन। क्या मतलब है इसका, कल को किसी मंदिर में पुजारी की नियुक्ति करना है, तो देखा गया मंदिर जो है वो हिंदू धर्म का है और कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आके बोले कि मैं पुजारी बनूंगा, और इसलिए बनूंगा क्योंकि 16 ये कहता है कि धर्म बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। तो वो बात तो तब तक सही कह रहा है जब तक वो 16 का 5 नहीं पढ़ रहा। तो जिस धार्मिक समुदाय का मंदिर है अगर या कोई भी संस्था है, उस संस्था में उसी धर्म के लोगों की अगर भर्ती की जाती है
तो इसको 16 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे अपन किसी एक धर्म की संस्था में दूसरे धार्मिक लोगों को डालेंगे तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 16 का 5 ये कहता है कि अगर धर्म से रिलेटेड कोई संस्था है और उसमें कोई रिक्रूटमेंट किया गया है तो स्टेट ये प्रोविजन कर सकता है कि उसी धर्म के लोग उस भर्ती के लिए योग्य होंगे, अदर धर्म के लोग योग्य नहीं होंगे। कौन कहता है 16 का 5। फिर 16 का 6 तो इंपॉर्टेंट है, 10% रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट फॉर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस समुदाय के लिए समुदाय हेतु 10% आरक्षण की व्यवस्था। और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है ये इंपॉर्टेंट है, 103वां संविधान संशोधन 2019 से कौन सा प्रोविजन जोड़ा गया, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन। ठीक ऐसे ही सेम मस्जिद का भी ले सकते हो। मस्जिद में जो ये होता है क्या बोलते हैं इसको, मदरसा। मदरसा में कल को कोई पंडित बोले मैं जाके पढ़ाऊंगा तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो स्टेट ये प्रोविजन कर सकता है कि मदरसे में जो टीचर की नियुक्ति होना है वो उसी धर्म से संबंधित व्यक्ति की होगी। ईडब्ल्यूएस समुदाय हेतु 10% आरक्षण। और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 103वां संविधान संशोधन 2019। ये 16 और ये 16 के लिख नहीं रहे तुम, लिख रहे हो तुम, ठीक है। 16 के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, 16 का 3 जो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, 16 का 4, 16 का 5 और 16 का 6, ये सारे 16 के एक्सेप्शन है। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान किस चीज को हासिल करना चाहता है, इक्विटी को तो हासिल करना चाहता है, पब्लिक वेलफेयर सुनिश्चित करना चाहता है ना। और उस पब्लिक वेलफेयर को सुनिश्चित करने की पहली शर्त है कि लोगों में समानता है। और लोगों में समानता तब आएगी जब जो व्यक्ति जितना पीछे है उसको उतना एक्स्ट्रा पुश दिया जाए, है ना। उसको अपन एक रेस के थ्रू आखिरी में समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा। इस बात को गलत बोल रहे थे तुम, इस बात को गलत बोल रहे थे। हाँ प्रमोशन ही तो है ये, इसलिए है क्योंकि जब उन्हें एक बार रिजर्वेशन दिया गया उसके बाद भी पाया गया कि सर्विस में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो जब तक वो स्वयं ऊंचे पद पर नहीं जाएंगे उनके साथ भेदभाव खत्म नहीं होगा। और ये पाया गया कि वो फेयर तरीके से उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके साथ सर्विस में आने के बाद भी भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए उनके लिए प्रोविजन किया गया कि तुम्हें प्रमोशन में भी क्या है, आरक्षण। अगर 4-5 सीटें हैं प्रमोशन के लिए और उसमें देखा गया कि 1-2 सीट SC ST के लिए रिजर्व है तो उस सीट पे सिर्फ प्रमोशन किसका होगा, उसी समुदाय के व्यक्ति का। ठीक, ऐसा नहीं है कि उस पे पांचों के पांचों सिर्फ और सिर्फ काम बेसिस पे प्रमोट हो जाएंगे। ठीक, लेकिन सर अगर कल को सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो ये कहेंगे कि ये तुमको ज्यादा सैलरी मिल रही है। नहीं, सैलरी बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा, सैलरी तो स्टेट को डालना है और स्टेट ये कर ही नहीं सकता किसी की सैलरी ज्यादा डाले किसी की कम डाले। सैलरी बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन संभव है? नहीं, जैसे ऊपर जो सीनियर है वो कुछ मतलब सैलरी वगैरह दे कोई देती है। सैलरी अंततः स्टेट देता है और कोई नहीं देता, सरकार देती है, आती उनके थ्रू है ना। ना ही वो सिर्फ रोक सकते हैं, लेकिन रोकने का भी उन पर वैलिड कारण होता है। किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, भ्रष्टाचार किया, तो वो उसको स्टॉप कर देते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ से सैलरी थोड़ी दे रहा है, वो सैलरी पहुंचने का मीडियम मात्र है। सैलरी तो अंततः कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही, किसकी कितनी सैलरी ये तो सरकार डिसाइड कर रही है। तो सरकार उसमें ये प्रोविजन थोड़ी कर सकती है कि UR वालों की ज्यादा है, SC ST वालों की कम है ना। ठीक है, वो रहा पोस्ट का बंटवारा, जितना रिजर्वेशन। मतलब समझ नहीं आया मैं क्वेश्चन। जितनी सीटें निकली उसका 7.5% ST वालों की है, 15% SC वालों की है, 27% OBC वालों की, 10% EWS वालों की है। और अगर पुरानी कुछ बची है तो वो भी जोड़ दी जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी बची रह गई वो किसकी, UR की। सिलेक्शन पूछ रहा है या वैकेंसी कैसे निकलती है ये पूछ रहा है। सिलेक्शन तो सिंपल सा होता है, सबका रिजल्ट उठाया, जो भी टॉप 41% लोग हैं वो UR में आ जाते हैं, फिर कैटेगरी वाइज छांटा जाता है।
है ना। उसको एक बार यूट्यूब या कहीं से देखना तो प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा, है ना। जैसे वो ये पूछ रहा है कि अगर 100 वैकेंसी निकली है और उनमें एससी एसटी वालों की संख्या ये जितनी रिजर्वेशन है उससे भी कम है तो बची सीटों का क्या होगा? संख्या कम माने 100 वैकेंसी ठीक है, 27% ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी के लिए 27% दे दी, तो ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो 27% नहीं, तो वो ये बात यही तो बताता है, वो अगली बार जुड़ जाएंगे, है ना। सीट खाली रह गई यही कहना चाह रहा है ना, तो ये बात यही तो थी। अगर सीट खाली रह गई है तो वो डिसमिस नहीं होगी सीट, वो अगली बार उसी कैटेगरी में जुड़ जाएगी, है ना। तो अगली बार कितनी निकलेंगी? 27 प्लस पुरानी, ठीक है। आगे बढ़ा, अब देखते हैं 17, ठीक है। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। क्या है अस्पृश्यता? एक पर्टिकुलर समुदाय को घर में ना आने देना, उन्हें अपने बर्तन से पानी ना पीने देना, उन्हें अपनी चीज़ों को टच ना करने देना, उनकी परछाई से दूर रहना, उनके द्वारा उपयोग किए गए सामानों का उपयोग ना करना, या उन्होंने गलती से अपना कोई सामान टच कर लिया तो फिर उस सामान को दोबारा अपन यूज नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, है ना। हम उनको ये सब करने की परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन हम किन लोगों को नहीं दे रहे? जो एक पर्टिकुलर समुदाय में पैदा हुए, यानी शूद्र में पैदा हुए। तो जन्म बेसिस पे किसी वर्ग के साथ भेदभाव करना क्या कहलाता है? अस्पृश्यता। अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर है? आपने जो जिन लोगों को अपने से दूर किया है वो कौन लोग हैं? शूद्र है। और आपने उनको तय कैसे किया कि वो शूद्र है? क्योंकि शूद्र कम्युनिटी में वो जन्म लिए। ठीक, तो लिख लो अस्पृश्यता की डेफिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंट इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। ठीक, तो लिखना जाति के आधार पर जाति के आधार पर विभिन्न वर्ग समुदाय के साथ या फिर विभिन्न वर्ग के साथ भेदभाव करने की प्रथा। अस्पृश्यता की डेफिनेशन क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को हमने भेदभाव कर दिया। किन चीजों से? जो अभी हमने समझाया है ना, तरीके के भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए कॉमन टर्म क्या है? एक भेदभाव है। और किन जाति के लोगों को? निम्न जाति के लोगों को। और कोई व्यक्ति उस निम्न जाति का, ये हमने कैसे तय किया? उसके जन्म बेसिस पे, है ना। ठीक है, तो ये बात और लिख लो, अनटचेबिलिटी करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। किस कानून के तहत? सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, अस्पृश्यता करना या छुआछूत करना दंडनीय अपराध है। वो किस अधिनियम के तहत? सिविल अधिकार 1955 के तहत। सिविल अधिकार अधिनियम 1955 में ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी प्रथा का पालन करता है या उसको बढ़ावा देता है तो उसको दंड दिया जाएगा या फिर वो दंड का भागीदार होगा। और किस अधिनियम के तहत? सिविल अधिकार अधिनियम 1955 के तहत। ठीक, और भेदभाव माने स्कूल में अन्य लोगों के साथ ना बैठने देना, घर में उनको आने या मंदिर में उनको आने की परमिशन ना होना, उनसे दूरी मेंटेन करना। ठीक, ये सब क्या है? अस्पृश्यता के लक्षण। अब ये बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्कशन है, ये इस टाइप के भी देखे होंगे, अभी तक चलते थे, अब तो हटा दिए गए। सन्यासियों के मंदिर में शूद्र प्रवेश ना करें, तो ये क्या बता रहा है? अस्पृश्यता, है ना। ठीक है, ये क्या नौटंकी? ठीक है, हेडिंग। अच्छा, ये तो सिंपल है, उपाधि हमें क्यों खत्म करना है? क्योंकि उपाधि भेदभाव बताती है। अगर मैंने महाराज जी धीराज की उपाधि धारण कर ली, माने मैं प्रजा से ऊपर उठ गया,
तो इस उपाधियों को अंत करने का उद्देश्य क्या था अपना? समानता के अधिकार के विरुद्ध थी ये। इट इज द अगेंस्ट ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक, क्योंकि ये इक्वालिटी के अधिकार के अगेंस्ट थी। जब तक कुछ व्यक्ति उपाधि धारण करेंगे तब तक समाज में सभी लोग इक्वल कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। जिन पे उपाधि है वो ऊपर है, जिन पे उपाधि नहीं है वो नीचे। तो इसलिए इसको लाना जरूरी था। लेकिन अभी भी कुछ लोग तो उपाधि रखे ही रहते हैं, है ना, ऑफिशियली नहीं रख सकते। अब कुछ लोग आपको प्रेम से महाराज बुला रहे हैं तो बुलाते रहिए, है ना, उनको तो नहीं रोक सकते ना। उनको रोकना फिर तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्लॉज है इसमें। तो देखते हैं क्या कहते हैं ये क्लॉज। अभी ये तो नहीं लिखे, ये नहीं लिखना अभी, है ना। ठीक है, अभी सिर्फ ये लिखना है उपाधियों का अंत इसलिए किया गया है क्योंकि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि स्टेट किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगा। एक्सेप्शन है सिर्फ मिलिट्री उपाधि और दूसरी एकेडमिक उपाधि, है ना। ठीक है, तो लिख लो, राज्य किसी भी प्रकार की उपाधियों का वितरण नहीं करेगा। और उसके अपवाद में लिख लेना, सिर्फ राज्य 2 प्रकार की उपाधि दे सकता है। एक तो सैन्य उपाधि और दूसरी शैक्षणिक यानी एकेडमिक। फिर आ जाओ 18 का 2 क्या कहता है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शॉल रिसीव एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। कोई भी भारतीय विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण या फिर ग्रहण नहीं करेगा। कोई भी भारतीय विदेश से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, ना ही अपना राज्य बांटेगा और अगर कोई विदेशी राज्य दे रहा है तो उसको कोई भी भारतीय ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, फिर 3 क्या कहता है? अब इसमें तो यही बोला जा रहा है कि कोई भारतीय नहीं करेगा, तो कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में रह रहा है तो क्या वो कोई उपाधि धारण कर सकता है? तो वो भी नहीं करेगा। 18 का 3 ये कहता है नो फॉरेनर शॉल वाइल होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहला तो ये लिखना, कोई विदेशी अन्य राज्य यानी भारतीय राज्य से अलग, अन्य राज्य से बिना राष्ट्रपति सहमति के कोई उपाधि धारण नहीं करेगा या कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, राष्ट्रपति की सहमति से ले सकते हो क्या? जैसे नहीं वो नहीं होती उपाधियां, वो नहीं होती है ना, वो तो पोस्ट है ना। ठीक है, फिर 4 क्या कहता है? पर्सन होल्डिंग अ गवर्नमेंट ऑफिस शॉल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट अवार्ड ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा व्यक्ति जो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे है वो किसी विदेशी राज्य से कोई भी गिफ्ट अवार्ड ग्रहण नहीं करेगा बिना किसके परमिशन के? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति की परमिशन से कर सकते हो। तो 4 में यही लिख लेना, सरकारी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, सरकारी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी प्रकार का गिफ्ट
किसी भी प्रकार का गिफ्ट, पुरस्कार और पद धारण नहीं करेगा। ठीक, लेकिन ये गिफ्ट, पुरस्कार और पद किसके द्वारा दिया गया? फॉरेन कंट्री यानी विदेशी राज्य के द्वारा, है ना। अपने में तो पहले ही क्लॉज में बोल दिया कि राज्य कोई भी पद या वो ऐसा कुछ नहीं देगा, उपाधि नहीं देगा, है ना। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, उस केस का नाम लिखो, बालाजी राघवन केस 1995। इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या बोला गया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये उपाधियां नहीं है, इनको कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है ना। तो बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन सुनाया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अपवाद है उपाधियों का, है ना। पद्म पुरस्कार को उपाधियों का अपवाद माना गया है, माने इन्हें कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। भारत रत्न एंड पद्म पुरस्कार आर द